हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनूप शुक्ला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अनूप में। तो जैसा कि आपने टैगलाइन में पढ़ लिया होगा कि आज हम सीईटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सीईटी यानी कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बात हमारे देश के 3 करोड़ युवाओं से जुड़ी हुई है, जो भी हमारे युवा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो भी हर साल सरकारी एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे एंड बैंकिंग, इन तीनों के लिए जो भी परीक्षाएं देते हैं उन सभी से बात जुड़ी हुई है। इसमें हम जानेंगे कि सीईटी यानी कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन क्यों हुआ, ये क्या है, और इस सीईटी से हमको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा और सरकार को इस सीईटी से या एनआरए के गठन करने के कारण उसको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको प्रोसेस बताना चाहूँगा कुछ जो चेंजेस हुए हैं। तो जो चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को समझने से पहले हमें एक छोटा सा पुराना प्रोसेस समझ लेना ज़रूरी है। तो ये जो 3 विभाग हैं, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे एंड बैंकिंग, ये एग्ज़ाम जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए परीक्षा जो कराता है वो 3 फेज़ में कराता है। फर्स्ट फेज़ जिसे हम टायर फर्स्ट कहते हैं और इसे हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। इसको पास करने के बाद उम्मीदवार जो कैंडिडेट है वो सेकंड फेज़ में आता है। सेकंड फेज़ को टायर सेकंड कहते हैं और हिंदी में मुख्य परीक्षा कहते हैं। इस कड़ी मेहनत के बाद सेकंड फेज़ को पास करने के बाद कैंडिडेट थर्ड फेज़ में आता है। थर्ड फेज़ में इंटरव्यू होता है, जिसको क्वालिफाई जो कैंडिडेट करता है वो कैंडिडेट ही अपनी सरकारी नौकरी को पाने के सपने को साकार कर पाता है। तो ये हमारा पुराना प्रोसेस था। लेकिन अब इस प्रोसेस को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस में चेंजेस हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सरकार ने अब इन तीनों विभाग, एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग, इन तीनों विभागों के जो परीक्षाओं के जो सिस्टम को था उनको समाप्त कर दिया गया है और अब ये पूरी तरह से बदल चुका है। जो इसकी प्रारंभिक परीक्षा होती थी, इस प्रारंभिक परीक्षा की जगह इन्होंने एक कॉमन टेस्ट लाया है। कॉमन टेस्ट को आयोजित करने की निर्णय लिया गया है और वो जो कॉमन टेस्ट है उसे इन्होंने सीईटी का नाम दिया है, यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, लेकिन अब सरकारी विभागों के लिए अलग अलग परीक्षाएं देने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अलग अलग परीक्षा केंद्रों में जाने की ज़रूरत है। अब इस बार क्या हुआ है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने के कारण लोगों को कितनी रियायत मिल गई है। लोगों को अलग से एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं डालनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि कोई रेलवे का प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म डालता है, एसएससी की प्रारंभिक परीक्षा की फॉर्म डालता है और बैंकिंग का प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म डालता है। तो उसने 3 बार अलग अलग फॉर्म डाले, अलग 3 बार फीस जमा की और उसके बावजूद फ़ीस सबमिट करने के बावजूद वो वो एग्जामिनेशन सेंटर में जाता है और उसका ट्रैवल का खर्चा भी हुआ। तो इन सभी परेशानियों से उसको काफ़ी रियायत मिलेगी और वो इन 3 in 1 वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में वो अपना दे सकता है एग्ज़ाम। ठीक है, केंद्र सरकार की कैबिनेट ने अब पहले के उलझे हुए सिस्टम को समाप्त कर दिया है। कैबिनेट ने सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को आयोजित करने के लिए एक एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है। इस एजेंसी के द्वारा ही सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश में इस समय 20 एजेंसियां ऐसी हैं जो सरकारी एग्ज़ाम को आयोजित कराती हैं। अलग अलग सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग जो एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं वो इन 20 एजेंसियों के द्वारा किए जाते हैं। अब जो ये एनआरए नई एजेंसी है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो है 2021 से यानी अगले साल से बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए आपको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, जो है सीईटी। चलिए अब फ़ायदे की बात कर लेते हैं। सीईटी से हमें क्या क्या फ़ायदा है। तो सीईटी एग्ज़ाम पास करने के बाद उम्मीदवार को ये फ़ैसला करने का हक़ मिल जाता है कि उसे सबसे पहले किसकी मुख्य परीक्षा देनी है, बैंकिंग की मुख्य परीक्षा देनी है या फिर रेलवे की परीक्षा देनी है या फिर एसएससी की मुख्य परीक्षा देनी है। सीईटी के जो एग्ज़ाम के बाद जो पासिंग मार्क्स मिलते हैं, पासिंग मार्क्स जो हमको मिलेंगे उसकी वैधता 3 साल तक रहेगी। 3 साल तक रहने का मतलब यह है कि 3 साल तक कैंडिडेट जो है उसको एग्ज़ाम देने का हक़ है, वो 3 साल तक रेलवे, एसएससी और बैंकिंग की मुख्य परीक्षा में बैठने का हकदार है। 3 साल तक मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि पहले साल उसने रेलवे की मुख्य परीक्षा में एग्ज़ाम दिया, उसके बाद दूसरे साल उसने बैंकिंग के मुख्य परीक्षा में एग्ज़ाम दिया और तीसरे साल उसने एसएससी की मुख्य परीक्षा में एग्ज़ाम दिया, या फिर वो लगातार 3 साल तक एसएससी की मुख्य परीक्षा भी दे सकता है। तो ये तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा था। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है साल में सीईटी का आयोजन 2 बार करेगी, यानी कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को हम सेमेस्टर वाइज 6-6 महीने में साल में 2 बार दे सकते हैं।
इसमें MCQs पूछे जाएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, अभी तक जो हमारे एग्ज़ाम होते थे वो बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश में होते थे यूजुअली, लेकिन इसमें हमको CET में 12 भाषाओं में हमको मौका मिलेगा इस एग्ज़ाम को देने का। यानी कि जो भारतीय हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो अब अपनी क्षेत्रीय भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी। अब उम्मीदवारों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि तीनों विभागों की SSC, रेलवे और बैंकिंग, तीनों विभागों की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक ही बार आवेदन करना पड़ेगा, एक ही बार फीस सबमिट करनी पड़ेगी और एक ही बार एग्जामिनेशन सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इससे जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके स्ट्रेस लेवल कम होगा, उनका पैसा बचेगा, उनकी एनर्जी बचेगी, उनका खर्चा बचेगा। तो ये तो थी हमारी कुछ CET के रिलेटेड डिटेल। अब हम इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लेते हैं। आपके मन में कुछ सवाल चल रहे होंगे, जिन सवालों के जवाब मैं खुद देना चाहूँगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से रिलेटेड। आपका पहला सवाल ये होगा कि CET क्या है। तो ये केंद्र से जुड़ी हुई नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली एक ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा है। आपका दूसरा सवाल होगा कि CET एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम 10th पास स्टूडेंट्स, 12th पास स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट लेवल के लोग दे सकते हैं। आपका तीसरा सवाल ये होगा कि CET के माध्यम से आप किन किन विभागों में नौकरियां कर सकते हैं। तो फ़िलहाल 3 तरह की नौकरियों में आपको CET एग्ज़ाम से फ़ायदा मिलेगा। पहला विभाग SSC, दूसरा रेलवे और तीसरा बैंकिंग। इन तीनों विभागों में आप CET के माध्यम से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा ही हटी है। प्रारंभिक परीक्षा के बजाय CET का आयोजन किया जा रहा है। बाकी SSC, रेलवे और बैंकिंग, इन तीनों की मुख्य परीक्षा आपको एज इट इज़ देनी ही होगी। उसका पाठ्यक्रम नहीं चेंज होगा। वो बेसिकली सब कुछ एकदम अलग अलग आपको एग्ज़ाम देने हैं और उसके बाद इंटरव्यू भी फेज़ 3 का होगा। ओके। आपका चौथा सवाल ये था कि CET के फ़ायदे क्या हैं। तो जवाब है कि अलग अलग परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा होगी और एक ही बार आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। इससे पहले आपको अलग अलग फॉर्म डालने पड़ते थे, अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती थी, अलग अलग जगह एग्जामिनेशन सेंटर जाना पड़ता था। तो अब आपको इन सभी परेशानियों से रियायत मिल चुकी है। अब आपका पैसा, ऊर्जा व समय तीनों की बचत होगी। सरकार का भी काफ़ी सरकार की बचत होगी। सरकार को अलग अलग परीक्षाएं ना कराते हुए एक परीक्षा करानी होगी। तो एक परीक्षा कराने के कारण अब उसका पैसा खर्चा नहीं होगा और उसकी बचत होगी। ये परीक्षा कई भाषाओं में होगी, जिससे उम्मीदवार, देश के कोने कोने में बैठा उम्मीदवार अपनी भाषा में परीक्षा देने का हकदार होगा और उसको सिलेक्शन में बराबरी का मौका मिलेगा। अगला फ़ायदा ये है कि इस परीक्षा में मिले स्कोर को अगले 3 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इस परीक्षा में मिले स्कोर को अगले 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। कैंडिडेट जो है अपनी एलिजिबिलिटी को इस एग्ज़ाम को देके इम्प्रूव भी कर सकता है। सबसे बड़ा फ़ायदा गर्ल्स को होगा, जो 3 एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा में 3 एग्ज़ाम SSC, रेलवे एंड बैंकिंग, इन तीनों की प्रारंभिक परीक्षा के लिए ट्रैवल करके जाती थी। अब उनको इसी रियायत मिलेगी और सिर्फ एक एग्जामिनेशन सेंटर जाना पड़ेगा और इससे उनको ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला सवाल ये है कि ये परीक्षा कहाँ आयोजित होगी। तो जवाब ये है कि इस परीक्षा के लिए करीबन 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जा चुके हैं और टारगेट ये है कि कम से कम हर ज़िले में एक परीक्षा केंद्र ज़रूर होगा। आपका आखिरी सवाल ये होगा कि CET परीक्षा के लिए आपका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या होगा। तो पाठ्यक्रम सभी का एक ही होगा। CET का जो पाठ्यक्रम है एक ही होगा। बस फ़र्क इतना है, डिफरेंस इतना है कि 10th पास और 12th पास और ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम होंगे CET के, उसमें सिर्फ और सिर्फ लेवल्स का डिफरेंस होगा। यानी कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जैसे समझाऊं कि 10th पास जो एग्ज़ाम देंगे वो 12th पास एग्ज़ाम के कंपैरिजन में बहुत आसान होगा। उम्मीदवारों से पूछे जाने वाले सवालों का स्तर भी अलग अलग होगा। जितनी बड़ी नौकरी होगी उतना बड़ा स्तर होगा और जितनी छोटी नौकरी होगी उतना छोटा स्तर होगा। पूछे जाने वाले सवाल 10th लेवल के 12th लेवल के कंपैरिजन में आसान होंगे और 12th लेवल के क्वेश्चंस ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन से आसान होंगे। ये कंपैरिजन नौकरी के अकॉर्डिंग यानी पद के अनुसार होंगे। तो ये थी CET यानी कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट की नई व्यवस्था।
मैं आशा करता हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद ज़रूर आएगी, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।